मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस्ड बाय आपने साउंड वेव लिखा है ना वो? हाँ, साउंड वेव लिखा है। साउंड वेव, साउंड इज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। कि कोई भी अगर वाइब्रेटिंग सोर्स होगा उसी से क्या होती है, इसलिए आपके प्रोड्यूस होती है ना। कि एज साउंड वेव ट्रैवल इन मीडियम, ट्रैवल इन मीडियम है ना, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट है ना, कि मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट करेगा टू प्रोड्यूस चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी है ना, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव है ना। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है ना। ये आपकी साउंड वेव होती है ना, कि साउंड एज ए मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स एज द साउंड वेव ट्रेवल इन मीडियम, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इंपॉर्टेंट चीज है, एंड डेंसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है ना। तो ये आपने डिफाइन कर लिया। अब एक चीज आ गई कि भाई किसी भी वेव की जो इक्वेशन होती है वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वेव की इक्वेशन y इक्वल टू हो जाएगा इसलिए आपका a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या कॉस भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कॉस से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा कॉस से ग्राफिक बनाना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू हो जाएगा इसलिए आपका a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी है ना। तो ये आपकी इक्वेशन होती है किसी वेव की। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि साउंड वेव की इक्वेशन क्या होती है। सर ए साइन होता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कॉस ले लो बेटा। पाई प्लस 2 करके लिख सकते हैं, इसलिए ऐसे लिखा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मतलब जब हम साइन लिखेंगे तो उसका इनिशियल फेज 0 हो जाएगा, और जब कॉस लिखेंगे तो इनिशियल फेज पाई बाय 2 हो जाएगा। इनिशियल फेज का तो डिफरेंस है ना कि हाँ तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसमें। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ साउंड वेव कैसा होगा, कि भाई किसी भी साउंड वेव भी अगर वेव है तो इक्वेशन ऑफ साउंड वेव को हम किस तरह से लिख सकते हैं। साउंड वेव, तो जब इक्वेशन ऑफ साउंड वेव हम लिखते हैं तो उसके दो फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है। कि पहला जो फॉर्म होता है ये क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, कि भाई डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में इसके जैसा ही होता है, बस यहाँ पे टर्म थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। एक्चुअली में साउंड वेव जब ट्रेवल करती है ना मीडियम में, तो उसको मैं अगर यहाँ पे प्लॉट करूं है ना, तो मैं इस तरह से सोच सकता हूँ कि कोई कॉलम है ना, कि कोई कॉलम ले लेते हैं सिलेंडर जैसा कोई चीज, इसके अंदर साउंड ट्रेवल कर रहा है, और एक एंड पे आपका कोई ऑसिलेटिंग सोर्स होगा। एक एंड पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका कोई ऑसिलेटिंग सोर्स, इस तरह से एक सोर्स जो होगा जो कि ऑसिलेट करेगा। तो जैसे एक एंड पे ऑसिलेट सोर्स ऑसिलेट करेगा ना, इस मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ये मीडियम के पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करने लेंगे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना ये, तो मीडियम के पार्टिकल इस तरह से क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनली सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, और इस तरह से साउंड वेव क्या होती है, प्रोपगेट होती है। तो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होते हैं, तो वही इसका मतलब है, प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स एज द साउंड वेव ट्रेवल इन मीडियम, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट। और जब मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट होगा तो ये प्रेशर एंड डेंसिटी में चेंज क्रिएट करेगा। तो इसी वाइब्रेशन को आपका ईयर सेंस करता है, कि जब आपके ईयर ड्रम से वाइब्रेशन स्ट्राइक करेंगे तो आप उस साउंड को सुनते हो। तो कोई भी साउंड वेव प्रोड्यूस भी वाइब्रेटिंग सोर्स की वजह से होता है, और जो सुनते हैं वो भी वाइब्रेशन की वजह से सुनते हैं। इसको जो हम सुन पाते हैं तो वो भी किसकी वजह से सुनते हैं, इसलिए आपके वाइब्रेशन की वजह से है ना। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में वो थोड़ा सा वाई वगैरह अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि वाई तो मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग चीज होगी, लेकिन इसमें तो कोई भी चीज वाई एक्सिस के लॉन्ग है ही नहीं, सब चीज लॉन्गिट्यूडनल ही है। तो इसलिए थोड़ा सा टर्म हम चेंज कर देते हैं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे एक कोई पार्टिकल है, किसी पार्टिकल को मैंने लोकेट कर दिया है ना, कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। जैसे उसमें ट्रांसवर्स करता था, इसमें लॉन्गिट्यूडनल कर रहा है।
तो इसी पार्टिकल को अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाऊं तो ये पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा वो आपका इस तरह से ऑसिलेट करेगा, है ना। इसी को थोड़ा सा इनलार्ज करके मैंने बना लिया। तो ये जो इसकी चीज होगी ये आपकी मीन पोजीशन हो जाएगी इसकी, है ना, कि मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, बेसिकली आपका वाइब्रेट करेगा। और हम ऐसा बोलते हैं कि किसी इंस्टेंट में ये पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे होगा, तो मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट एस है। अब जो वाई था उसकी जगह पे एस ले आ देते हैं इसमें, एस जो हो जाएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो होगा वो कितना आ गया, बेसिकली आपका एस आ गया, एस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको हम ले लेते हैं एस नॉट, जो कि एम्पलीट्यूड की जगह पे आ जाएगा। एस नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। बहुत कम होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो होगा बहुत कम होगा, माइक्रोमीटर्स में होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन आ गया। तो वही चीज है कि जो वाई और ए की चीज था उसकी जगह पे आपने एस और एस नॉट ले ली। रीजन वही है कि सारी चीजें अलोंग द डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में जब हम इक्वेशन ऑफ साउंड वेव लिखेंगे तो वाई की जगह पे आप एस लिख दोगे और ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे, एस नॉट। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसमें तो कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बस थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल है, इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजी हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, मेन चीज जो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई इसका दूसरा फॉर्म प्रेशर फॉर्म भी होता है। तो प्रेशर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, है ना, कि प्रेशर फॉर्म में हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो वो थोड़ा सा आपको डिराइव करना पड़ता है। पहले आप इसको लिख लो। सर वो फिगर के राइट में क्या लिखा है आपने? कहाँ पे? फिगर के राइट साइड में। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ये मीन पोजीशन है, दिस इज योर मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ओके सर। भाई एस नॉट जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो उसको हम लिख लेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। है ना, तो ये आपका गया एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, है ना। इसके बाद जो हम आते हैं नेक्स्ट चीज है आपकी, अब इसका प्रेशर फॉर्म पे हम आ जाते हैं। भाई प्रेशर फॉर्म में इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट द इक्वेशन इन प्रेशर फॉर्म। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। अभी दिखा, आपने एस नॉट लिखा है ना? हाँ एस नॉट, एस नॉट, एस नॉट एम्पलीट्यूड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका गैस यस सर। अब हम आ जाते हैं प्रेशर फॉर्म पे कि भाई प्रेशर जो चेंज हो रहा है उसका फंक्शन कैसे होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे ना एक कॉलम बना लेता हूँ और फिर हम ग्राफ भी बना लेंगे इसके कि भाई साउंड वेव को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेम वही कॉलम जो पहले आपने लिखा था, हाँ एक्स डायरेक्शन में ही हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन कोई भी आपने ले लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई भी ले सकते थे, वो तो डिपेंड करता है। मैंने लिखा है कि साउंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही है तो आपने एक्स लिख लिया है, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करती है तो वाई ले लेते हैं, है ना। तो वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एस नॉट ही, ये आपका ऐसा है ना। ये आपने कोई एयर कॉलम ऐसा ले लिया और इसके एक एंड पे हम डिस्प्लेसमेंट इसको ऑसिलेट करते हैं। ये ऑसिलेशन किसी वजह से भी हो सकता है, ये आपका कोई ट्यूनिंग फॉर्क भी हो सकता है ना। हमेशा साउंड किसी वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, चाहे आपके वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन, जब हम कोई चीज आवाज निकालते हैं तो वोकल कॉर्ड ही तो वाइब्रेट करती है, तो इस वाइब्रेशन से मीडियम के सारे पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेंगे, है ना। और साउंड वेव इस तरह से क्या होगी, बेसिकली आपके ट्रेवल करेंगे। तो अब आपको लिखना है सेकंड जो होगा
प्रेशर फॉर्म ऑफ द क्या हो जाएगा, इस साउंड वेव का जो प्रेशर फॉर्म होगा वो हो जाएगा। तो जब आप प्रेशर फॉर्म लिखोगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर, है ना, कि चेंज इन प्रेशर जो होगा वो होगा कितना। मतलब प्रेशर फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि डेल्टा पी जो चेंज इन प्रेशर है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी क्या होगा, है ना, कि चेंज इन प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी क्या होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसको डिराइव करने के लिए जस्ट हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आप कोई कॉलम का कोई पार्ट ले लो, है ना, कि इस तरह से आपने कॉलम का कोई पार्ट ले लिया और इसमें एक एलिमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे कोई एलिमेंट है आपका, ये ऐसा थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ अदरवाइज तो एलिमेंट छोटा ही होगा। यहाँ पे आपने एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट की विड्थ सपोज आपने ले ली dx है, इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो कितनी है, बेसिकली आपके डेल्टा एक्स है एक्चुअल विड्थ। भाई इसी कॉलम का एक एलिमेंट ले लिया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो वो दूसरे पोर्शन को कंप्रेस करते हैं। जब पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेंगे ना, तो जैसे कोई भी पार्टिकल अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो कहीं पे पार्टिकल कन्वर्ज भी होंगे। तो जहां पे पार्टिकल कन्वर्ज होते हैं उस स्पेस को ये कंप्रेस करते हैं। तो मैंने बोला डेल्टा एक्स जो है ना वो एलिमेंट की ओरिजिनल विड्थ है। डेल्टा एक्स क्या है, बेसिकली आपका ओरिजिनल विड्थ ऑफ द एलिमेंट, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पार्टिकल इस तरह से कन्वर्ज हो रहे हैं दोनों साइड से, तो इसकी विड्थ में डिक्रीज हो जाएगा ना, कि डेल्टा एक्स जो है कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया, है ना, कि माइक किसी का ऑन है, देख लो यार किसका ऑन है माइक, नहीं ऑफ ही है सारा, है ना, कि डेल्टा एक्स जो है वो ओरिजिनल विड्थ है ना, तो आपने ले लिया। तो अगर दोनों तरफ से पार्टिकल कंप्रेस होंगे तो इसकी विड्थ में डिक्रीज हो जाएगा, कि अब इसकी विड्थ जो पहले तो डेल्टा एक्स ज्यादा थी अब इसकी विड्थ कुछ कम हो गई ड्यू टू कंप्रेशन, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू कंप्रेशन, कि जब पार्टिकल इस तरह से एक पार्टिकल पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे तो यहाँ इस पोर्शन को वो कंप्रेस करेंगे। मैं ऐसा लिखूंगा ड्यू टू कंप्रेशन width of element decreases, है ना, बाई डेल्टा एस, है ना, कि जो डेल्टा एक्स है वो तो ओरिजिनल विड्थ है, लेकिन कंप्रेशन की वजह से विड्थ ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज होगा, कितना से डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा एस से, है ना। तो अब आपको ये तो निकालना है कि अगर कहीं पे भी कंप्रेशन होगा तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा, वो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, है ना, डेल्टा पी जो है दैट इज योर चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बल्क मॉडुलस वाला कंसेप्ट यूज कर लूंगा। तो कहीं भी वॉल्यूम डिक्रीज को अगर इंक्रीज इन प्रेशर से रिलेट करना है तो वी यूज द बल्क मॉडुलस। तो अभी आपने पढ़ा था कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो यहां से अगर मैं इंक्रीज इन प्रेशर लिखना चाहूं तो डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी, कि अगर मैं यहां से इंक्रीज इन प्रेशर लिखना चाहूं तो जो डेल्टा पी की वैल्यू होगी, है ना, ये डेल्टा पी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाई वी, है ना। तो बल्क मॉडुलस तो जो भी मीडियम होगा उसका कुछ ना कुछ होगा ही, जो भी आप एयर लोगे या लिक्विड लोगे, है ना, इसका बल्क मॉडुलस तो कुछ ना कुछ हम लिख ही लेंगे इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो आप देखो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे जो कॉलम है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज ए है ना, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना हो गया, चेंज इन वॉल्यूम यही तो हो जाएगा माइनस बीटा ए इंटू डेल्टा एस, कि अगर इसके विड्थ में डिक्रीज डेल्टा एस से हो गया है तो डेल्टा एस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, इस एलिमेंट का ओरिजिनल वॉल्यूम जो था वो ए इंटू डेल्टा एक्स था। तो अल्टीमेटली आपका आ गया कि ए की वैल्यू तो यहां से कैंसिल हो गई, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा उसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं माइनस बीटा इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स। अब आपको पता है कि ये तो प्रेशर फॉर्म है, जो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म आपने चूज किया था वो ये चूज किया था एस इक्वल टू एस नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है मीन्स बीटा को डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे चेंज इन प्रेशर आ जाएगा ना, और डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स यहां से आ जाएगा इसको डिफरेंशिएट करके, कि भाई इस चीज को मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में
तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करूंगा तो टाइम कांस्टेंट ले लूंगा, तो यहाँ से k बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा k s नॉट, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और एक माइनस साइन बाहर आ गया है ना, यहाँ पे साइन क्या आ गया एग्जैक्टली आपका एक माइनस साइन भी बाहर आ गया। इस तरह से इसको ठीक से अगर हम लिखें तो डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस आ जाएगी आपकी, है ना। बस इसी को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आया ना वो डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स आया है ना, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स अगर आया है तो नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू को भी सब्सटीट्यूट हियर, ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा एक्स निकाला है आपने, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस बीटा के एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपका चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, है ना। तो ये आपका मेन एम था निकालना, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस फंक्शन से चेंज हो रहा है तो प्रेशर इस फंक्शन से चेंज होगा, प्लस आ जाएगा, सॉरी, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ भी था, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा, है ना, यहाँ पे साइन जो होगा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका प्लस है, तो ये आपका चेंज इन प्रेशर का फंक्शन आ गया। सर वो लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताएंगे। लास्ट स्टेप कुछ नहीं है बेटा, बीटा है, डेल्टा वी की जगह पे आपने ए इंटू डेल्टा एस ले लिया, ओरिजिनल वॉल्यूम ए इंटू डेल्टा एक्स हो गया, तो एरिया तो कैंसिल ही हो गया ना, ये चीज आ गई। अब ये जो चीज था ना, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, इस पूरी चीज को ले आके यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कि अगर एस इतना है तो उसको डिफरेंशिएट करके ये चीज आ जाएगी, है ना। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और चेन रूल अप्लाई करेंगे तो के बाहर आ जाएगा, तो ये आप यहाँ पुट कर दिया, तो ये चीज आ गई, तो ये चेंज इन प्रेशर का फंक्शन आ गया। तो आप मुझे ये बताओ कि जो इसमें ये बीटा के एस नॉट है, ये चीज क्या होगी, व्हाट इज बीटा के एस नॉट, तो बता सकता है क्या कि व्हाट इज द बीटा के एस नॉट? बीटा के एस नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, है ना, बीटा के एस नॉट एम्पलीट्यूड। हाँ, एम्पलीट्यूड, किस चीज का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पार्टिकल के ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड, नहीं, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड तो एस नॉट है, ये सर वेव का हाँ चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड, है ना, कि जो बीटा के एस नॉट होगा वो किसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड, है ना, कि बीटा के एस नॉट क्या हो जाएगा, इसलिए आपका चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड, जैसे कि एस का एम्पलीट्यूड एस नॉट था, वैसे चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड आपका बीटा के एस नॉट होगा। तो फाइनली जो इक्वेशन होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में लिखी है यहाँ पे, अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में लिखी है, तो प्रेशर की इक्वेशन को आप ये लिख सकते हो कि जो चेंज इन प्रेशर होगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा, है ना। यहाँ पे डेल्टा पी नॉट की जो वैल्यू होगी, डेल्टा पी नॉट हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर चेंज, है ना, ये जो चीज होगी ये क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर चेंज, है ना, डेल्टा पी नॉट हो जाएगा, और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू जिससे आपने रिप्लेस किया है वो बीटा के एस नॉट है ना। तो अब देखो ऑलमोस्ट इक्वेशन सिमिलर है, कि जैसे एस होता है, एस की जगह पे प्रेशर चेंज आ गया, क्योंकि जब पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल करेगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज आता है, कहीं पे ज्यादा प्रेशर होगा, कहीं पे कम होगा, है ना, इस तरह से प्रेशर वेरिएशंस होते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह से पार्टिकल का आ रहा है तो प्रेशर में चेंज का फंक्शन ही आ जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चीज आपकी डिस्प्लेसमेंट है ना, कि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आपने ये लिख लिया है, इसको सॉल्व करके चेंज इन प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टी आप ये लेके आ गए, तो दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पैरामीटर्स, फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों में, है ना, दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, भाई फेज डिफरेंस तो है ना दोनों में, है ना, कि दोनों हाँ पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि फेज डिफरेंस जो होता है ना, एक फंक्शन कॉस है दूसरा साइन है, तो कॉस और साइन में हमेशा फेज डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली आपके पाई बाय 2 का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन और जो प्रेशर फंक्शन होता है इसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 ऑफ पाई बाय 2,
इसका मतलब हो जाएगा कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो प्रेशर में चेंज जीरो हो जाएगा, एंड जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। है ना, ये आपका जाएगा इससे। तो फेज डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, इसलिए आपके π/2 का। तो ये जानना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ साउंड वेव और प्रेशर फंक्शन ऑफ द साउंड वेव में π/2 का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो बस ये इस इक्वेशन से हम डिराइव करके ये इक्वेशन ले, है ना। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं कि अगर मैं इस कॉलम में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे, तो इसका ग्राफ कैसा हो। तो पहला जो ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स का, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ एस है तो एस का एक्स के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं सबसे पहले, है ना। कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस हम किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, बेसिकली आपके एक्स का। यहाँ पे एस आ जाएगा और यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के एक्स के साथ ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो टी तो जीरो ले लेते हैं ना, इसी इंस्टेंट पे तो बात करते हैं। तो अगर मैं इसमें टी जीरो ले लूं तो कॉस का ग्राफ आ जाएगा, है ना। कि अगर मैं यहाँ पे टी जीरो ले लूं तो ये एस नॉट कॉस के एक्स हो जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ आपका ऐसा कॉस का हो जाएगा, पीक से स्टार्ट होगा और ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना भाई। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये चीज इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी, एस नॉट हो जाएगी। पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो किस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, एस नॉट से। और ये जो डिस्टेंस होगी इसके पीक से पीक तक की, इसी को हम बोलेंगे वेवलेंथ, लैम्डा। कि पीक से पीक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगा, जैसे आपकी वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ गया, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स के साथ ग्राफ बना लिया कि भाई हर जगह पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहीं भी निकाल सकते हैं इससे। ऐसे अगर मैं चेंज इन प्रेशर का ग्राफ बनाऊं, चेंज इन प्रेशर का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा, है ना। कि वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं चेंज इन प्रेशर ले लूं डेल्टा पी, और यहाँ पे एक्स आ गया, तो इसमें वही चीज है कि चेंज इन प्रेशर का अगर हम एक्स के साथ ग्राफ बनाएंगे तो टी तो हमेशा जीरो लेंगे। तो जब टी यहाँ पे जीरो लोगे तो साइन का ग्राफ आ जाएगा। तो मतलब ये कॉस का ग्राफ होगा, ये साइन का ग्राफ हो जाएगा। कॉस और साइन में डिफरेंस ये है कि ऑरिजिन से स्टार्ट होगा ये। तो मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में मैच कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट मैं ग्राफ बनाऊं, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर मैच कर लूँ मैं ऐसे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एकदम आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना होता है, लाइक दैट। कुछ पॉइंट्स मैच कर लेते हैं, बाकी तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आप देखो साइन का ग्राफ मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वहां पे चेंज इन प्रेशर जीरो आ गया, ये आपका आ गया। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया वहां पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम हो गया, लाइक दैट, है ना। कि दोनों में आपका π/2 का क्या होगा, बेसिकली आपका फेज डिफरेंस। तो ये आपका चेंज इन प्रेशर का एक्स के साथ ग्राफ आ गया, है ना। और चेंज इन प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका डेल्टा पी नॉट हो गया, पॉजिटिव डेल्टा पी नॉट, और ये आपका हो गया माइनस डेल्टा पी नॉट। कि भाई चेंज ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कि प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है, कहीं पे प्रेशर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये आपका था कि अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आपने कॉस चूज किया है तो प्रेशर में चेंज साइन आ जाएगा। अगर इसको हम साइन चेंज कर देते तो ये कॉस आ जाता, क्योंकि डिफरेंशिएट करके तो लेके आए। तो ये आपका चेंज इन प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ आ गया। अब यहीं से थोड़ा सा हम जानते हैं कि इस कॉलम में हो क्या रहा होगा, कि भाई कॉलम में जब साउंड वेव ट्रेवल करेगा तो चेंज इन प्रेशर जो होगा वो किस तरह से होगा। वो हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आपने बोला यहाँ पे डेल्टा पी नॉट आ रहा है, मतलब मैक्सिमम इंक्रीज, मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इसको मैं इस तरह से डार्क बना दूंगा ऐसे, है ना। और हम इसको बोलेंगे कि ये चीज आपकी कंप्रेशन है, कि ये क्या है, बेसिकली आपका कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे कंप्रेशन पल्स है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर आ रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मैक्स होगी, और मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, ये आपका है ना। वेयर पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट हमने क्या ले लिया, बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। क्योंकि वैसे अगर कुछ भी यहाँ पे नहीं हो, मान लो साउंड वेव यहाँ पे ट्रेवल नहीं करती, तो यहाँ पे हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहता। जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी वजह से प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है,
तो जहां पे प्रेशर में चेंज मैक्सिमम होगा वहां का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और वो एटमॉस्फेयर प्रेशर में डेल्टा पी नॉट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर तो मैक्सिमम हो गया। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लूं, ये वाला, तो यहाँ पे प्रेशर सबसे कम हो जाएगा ना, क्योंकि पी नॉट से डेल्टा पी नॉट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और पल्स आ जाएगी, है ना। इस पल्स को मैं डॉटेड से शो करता हूँ इसको, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन पल्स, है ना। रेयर फ्रैक्शन का प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा, और मिनिमम प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट माइनस डेल्टा पी, है ना। तो इसी तरह से साउंड वेव ट्रेवल करती है कि जब भी साउंड वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो कहीं पे कंप्रेशन होगा, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन होगा। अगेन आपको बताया, फिर से कंप्रेशन आ जाएगा कहीं पे, आगे मैं स्केल में प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, फिर से रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, और फिर से अगेन कंप्रेशन हो जाएगा। तो साउंड वेव जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ये ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इस तरह से साउंड वेव क्या होगी, ट्रेवल करेगी, है ना। और ऑब्वियस बात है किसी ऑब्जर्वर तक यहाँ पे पहुंच जाएगी, है ना। जो डिटेक्टर होगा उसको कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पल्स से वो क्या होगी, जाके स्ट्राइक करेगी, है ना। तो ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का फॉर्म आपको ध्यान रखना है ना। ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, इसको लिख लो। So can you show the previous slide for a second? अभी अभी शो कर रहा हूँ, पहले इसको लिख लो। लेट एवरीबॉडी राइट दिस, देन आई विल शो द प्रीवियस स्लाइड। Okay, sir. Thank you. है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया कि साउंड वेव किसी भी रीजन में कैसे ट्रेवल करती है। तो शुरू मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी उसका मतलब यही है। हाँ, तो फॉर्मूला वाइज बस दो ही फॉर्मूले हैं कि डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऐसा होता है तो प्रेशर फॉर्म ही हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, बीटा के एस नॉट, बल्क मॉडुलस, एंगुलर वेव नंबर, एस नॉट। भाई कहीं पे कोई भी चेंज प्रेशर भी, कोई थोड़ा भी चेंज इन प्रेशर भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ इस जगह पे, तो इस जगह का प्रेशर पी नॉट ही रहेगा। पी नॉट से ग्रेजुअली इधर इंक्रीज होगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है ना, और यहाँ पी नॉट से ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, है ना। तो जहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं भी होता है, इस जगह पे कोई चेंज इन प्रेशर नहीं है, मतलब कंटिन्यूस चेंज इन प्रेशर होता है इसमें। तो जो भी ग्राफ है वो कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, ये आपका फैसला। So this way we can attempt the question. ठीक है ना, प्रीवियस स्लाइड में शो कर रहा हूँ, एक ही स्लाइड थी, बस डेफिनेशन ही लिखा था मैंने इसमें, है ना, कि साउंड वेव जो डिफाइन होती है वो यही होती है, वाइब्रेट करेंगे तो चेंज इन प्रेशर होगा।
ये सब टॉपिक ऐसे होते हैं ना, मैकेनिकल वेव, एसएचएम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैंने पढ़ाया आपको सारी चीजें, 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, तो नहीं होने का कोई सवाल नहीं उठता है। दिस इज अनलाइक रोटेशन चैप्टर, रोटेशन में जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वैसे तो नीट में वैसे में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि जो नहीं हो, लेकिन उसमें फिर भी कोई ट्रिकी ऐसी चीज आ सकती है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं, स्ट्रेट एकदम आपके, है ना, एकदम स्ट्रेट टॉपिक्स होते हैं। बस एक बार पढ़ना होगा, पढ़ लोगे आपको हो जाएगा, ये आपका है ना। तो आपका इसके बाद हम आते हैं कि भाई जो ये डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा ना, जैसे कंप्रेशन पल्स है, ये रेयर फ्रैक्शन पल्स है, तो जैसे आप इसको डिस्टर्बेंस तो आप क्रिएट यहाँ पे कर रहे हो ना, सोर्स है ना, जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी होगी उसी फ्रिक्वेंसी सब चीजें ऑसिलेट कर रही होंगी, तो जब ये ट्रेवल कर रहा होगा तो किसी वेलोसिटी से कर रहा होगा, तो इसी की वेलोसिटी भी आपको निकालनी होती है कि साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, भाई साउंड वेव की बेसिकली आपकी वेलोसिटी क्या होगी। सर 1 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड वापस दिखाइए। अभी शो करूंगा। ओके, ये आपका आ गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। है ना, तो उसका तो जस्ट डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन भी उसका होता है लेकिन वो बहुत लेंथी डेरिवेशन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। है तो आपको पता है साउंड वेव या साउंड जो है ये तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी कर सकता है, गैस में भी कर सकता है। तो 1 by 1 हम फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन, सबसे पहला आ जाएगा इसलिए आपका इन सॉलिड मीडियम, है ना, कि भाई किसी सॉलिड मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो साउंड वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका ये होता है अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, है ना, कि इसमें y जो होगा दिस इज नोन एज ए यंग्स मॉडुलस। कोई भी अगर सॉलिड मीडियम होगा, मे बी एल्युमिनियम है, आयरन है, जो भी है, उसका कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस होगा, और रो जो इसमें है दैट इज योर डेंसिटी, उस मीडियम की कुछ डेंसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड मीडियम में डिपेंड करती है यंग्स मॉडुलस एंड डेंसिटी कितना, है ना, जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये तो जस्ट एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी होता है। सेकंड आता है इन लिक्विड मीडियम, है ना, तो आपको पता है लिक्विड में यंग्स मॉडुलस का तो कोई मतलब होता नहीं है। लिक्विड मीडियम में जो मॉडुलस यूज हो जाएगा वो बल्क मॉडुलस आ जाएगा, क्योंकि लिक्विड की इलास्टिसिटी मेनली जो है बल्क मॉडुलस से हम शो करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो हो जाएगी यंग्स मॉडुलस की जगह पे बीटा आ जाएगा, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, है ना, बीटा इसका क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस, है ना। थर्ड आपको आ जाएगा इन गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम, तो गैसियस मीडियम में बल्क मॉडुलस ही आता है, इसमें फॉर्मूले वाइज कोई चेंज नहीं है, इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस ले लेंगे। जैसे अभी हम बल्क मॉडुलस से तो सारी चीजें सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें यंग्स मॉडुलस, इस दोनों में बल्क मॉडुलस हो जाएगा इन गैसियस मीडियम। इन जनरल हम जानते हैं कि ज्यादा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम इज मैक्सिमम, उस क्योंकि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बहुत हाई होती है, इज ग्रेटर देन, फिर आपका वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड में भी ज्यादा होती है, सबसे कम गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, और ये सबसे कम किस में होती है, गैसियस मीडियम में होती है। तो स्पेशल फॉर्मूले हैं, जनरल फॉर्मूला तो वही होगा जो किसी भी वेव का होता है, कि जनरल फॉर्मूला तो हम लिख लेंगे ना, v इक्वल टू ओमेगा बाई के होगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, जनरल फॉर्मूला होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये तो कॉमन है ही सभी वेव में, ऑल काइंड ऑफ वेव, चाहे प्रोग्रेसिव हो या ना हो या किसी तरह का हो, वेलोसिटी की वैल्यू यही होगी, है ना। लेकिन इसमें स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं कि सॉलिड में डिराइव करके ये आ जाएगा, लिक्विड में ये आ जाएगा, गैसियस में आ जाएगा। अब गैसियस मीडियम में जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखते हैं तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं,
velocity of sound in gaseous medium. Gaseous medium, है ना, कि गैसियस मीडियम में जब हम इसको निकालेंगे तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं वैसे, है ना, क्योंकि आपको तो गैसियस मीडियम में जो होगा ना बल्क मॉडुलस वैसे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे ना दो साइंटिस्ट के बीच में थोड़ा सा वो था, कंट्रोवर्सी तो नहीं बोल सकते, दोनों का टाइमलाइन डिफरेंट थी, है ना। न्यूटन हैज एज यूजुअल, न्यूटन तो हर में एक फॉर्मूला देता ही है ना, कि भाई न्यूटन को कि ये थी, वो हर जगह पे एक फॉर्मूला जरूर आता था, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन हीट, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी हम बात करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूले की, कि न्यूटन ने जस्ट एक फॉर्मूला दिया, उसने ये कंसिडर किया कि भाई जब सॉलिड मीडियम में एयर ट्रेवल करती है गैस में, तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल होता है, कि उसने ये माना कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है ना, कि जब भी मीडियम में कोई साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। तो अगर उसने प्रोसेस आइसोथर्मल माना तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो प्रेशर के इक्वल होता है। तो यहां से उसका जो ये वाला फॉर्मूला था बीटा बाई रो, वो कन्वर्ट हो गया प्रेशर अपॉन डेंसिटी। लेकिन प्रेशर अगर इंक्रीज होगा कहीं पे तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन इसका रेशियो तो कांस्टेंट रहता है ना। इसलिए हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है, क्योंकि यहाँ से आपने प्रेशर आ रहा है लेकिन प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। और हम जानते हैं कि जो पी बाई रो होता है वो क्या होता है, गैस लॉस से हम जानते हैं RT बाई एम होता है, वेयर R इज द गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ से उसने जो फॉर्मूला दिया ना P बाई रो की जगह पे उसने लिख दिया RT बाई एम, ये फॉर्मूला है भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम का। तो आप टेम्परेचर कुछ ले लोगे, रूम टेम्परेचर, मोलर मास आप एयर का ले लो, तो जब इस फॉर्मूले से उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में कैलकुलेट अगर हम करें तो ये 280 मीटर पर सेकेंड आ जाती है अप्रोक्सीमेटली, कि भाई एयर ले लें, गैस कांस्टेंट तो फिक्स ही होता है, मोलर मास हम एयर का ले लेते हैं और टेम्परेचर नॉर्मल 300 केल्विन ले लेते हैं, तो ये 280 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि गलत है ना, क्योंकि हम तो जानते हैं एक्सपेरिमेंटली, सिंपल एक्सपेरिमेंट से भी हम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी भाई किसी स्प्लैश के साउंड से भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा अगर टाइम क्लॉक है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी तो होती है वो आपकी 330 मीटर पर सेकेंड होती है इन एयर। तो ये फॉर्मूला गलत है ना, तो उसने कुछ गलत नहीं, मतलब उस टाइम में सही था ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसी फॉर्मूले को लैपलास ने करेक्ट कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं लैपलास करेक्शन। तो लैपलास करेक्शन के अकॉर्डिंग जस्ट आपका ये था कि लैपलास ने इसी फॉर्मूले को क्या किया, करेक्ट कर दिया, एंड दिस इज नोन एज ए लैपलास करेक्शन, है ना। तो लैपलास करेक्शन के अकॉर्डिंग जस्ट आपका ये था कि उसने ये बोला लैपलास करेक्शन के अकॉर्डिंग कि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। जब प्रोसेस एडियाबैटिक होगा तो हमने पढ़ा था बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। तो मतलब अब एक एटॉमिसिटी भी आ गई कि मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, क्या है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला आ गया वो आपका गामा पी बाई रो आ गया, पी बाई रो की जगह पे हम RT बाई एम पुट कर देंगे, तो गामा RT बाई एम हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला में इसमें जब हम इसको एयर के लिए यूज करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, ये आ जाता है, मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा उसका फॉर्मूला जब अब यूज करोगे आप तो ये वाला यूज करोगे, बाकी तो जस्ट हम एक हिस्टोरिकल चीज है इसलिए जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होती है या गैसेस मीडियम में गामा RT बाई एम होती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, एटॉमिसिटी क्या होगी, मोलर मास क्या होगा, एंड ऑल्सो अंडर टेम्परेचर, है ना, कि टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है ना। भाई न्यूटन फॉर्मूला इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना एयर के लिए वो 280 आ जाता है, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है, तो एक्सपेरिमेंट को ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं कर पाता है ना, कि एक्सपेरिमेंटल जो है ना, ये आपका वो वेरीफाई नहीं कर सकता है। इक्वल टू रूट ऑफ RT अपॉन H लिखा ना लेफ्ट में न्यूटन गामा RT बाई एम,
गामा पी बाई रो की जगह पे आर टी बाई एम आ जाएगा, तो गामा टाइम्स ऑफ आर टी बाई एम। आर इज द गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और एम मोलर मास हो जाएगा। तो इससे सही हो जाता है, तो इसी को आपको यूज करना है। तो टेम्परेचर के ऊपर तो वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम, है ना। तो एक चीज आप यहाँ पे लिख दोगे कि V जो होगी ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी प्रेशर होती है ना। क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। पी बाई रो किसी भी टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो पी बाई रो की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर नहीं करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड है। तो ये जस्ट थोड़ा सा वेलोसिटी ऑफ साउंड का कंसेप्ट आपको जानना है। वो लैप्लेस क्या लिखा? लैप्लेस। लैप्लेस करेक्शन, ओके सर। लैप्लेस करेक्शन, लैप्लास ने इसको करेक्ट किया तो उसी नाम पे इसको हम लैप्लेस करेक्शन बोलते हैं। इस फॉर्मूले को बाद में उसने करेक्ट कर दिया कि भाई एक्सपेरिमेंटली क्यों वेरीफाई नहीं कर रहा, तो गामा मल्टीप्लाई करने के बाद बढ़ जाती है, तो वो सही आता है फिर बाद में। लैप्लेस करेक्शन। है ना, क्या हाँ, वो तो होता ही प्रोसेस आइसोथर्मल में जब होता है तो जो बल्क मॉडुलस होती है वो प्रेशर के इक्वल होता है। ये इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा था, है ना। और जब एडियाबैटिक होगा तो गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर होता है, और गामा इसमें सीपी बाई सीवी होता है। गामा जो होता है वो सीपी और सीवी का रेशियो होता है, वही जो आप जानते हो, है ना, सेम गामा में। तो एक तो सेकंड टॉपिक आपका ये हो गया कि पहला तो आपने सिंपल सा बेसिक साउंड वेव के लिख लिए, दूसरा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की इन डिटेल्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। थर्ड में हम आ जाते हैं, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना। कि थर्ड चीज हम इसमें पढ़ते हैं, वी स्टडी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ये हम पढ़ते हैं, है ना। कि भाई साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, है ना। क्योंकि साउंड वेव भी जब ट्रेवल करती है तो एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है ना। कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव का मतलब ये हो जाएगा, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। हाँ, ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव हो जाएगा एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, है ना। तो नॉर्मल वेव का जो फॉर्मूला होता है वही इसमें भी वैलिड होता है कि नॉर्मल वेव की जो इंटेंसिटी होती है, आपने पढ़ा था कि ये होती है हाफ रो वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, है ना। रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है। बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे टर्म्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड अब हम ए नहीं ले रहे हैं ना, एम्पलीट्यूड हम एस नॉट ले रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होगा इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इंटू एस नॉट स्क्वायर, है ना। एम्पलीट्यूड की जगह पे आपने एस नॉट पुट कर दिया, या इसी को हम प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी डेल्टा पी नॉट का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ रो इंटू वी। वही बात है कि आप डेल्टा पी नॉट की वैल्यू जो है ना वो बीटा के एस नॉट होती है, तो जब डेल्टा पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यही चीज आ जाएगी। दोनों इक्वेशन सेम है, एक आपका एस नॉट के फॉर्म में है, एक दूसरा प्रेशर के फॉर्म में है। और किसी भी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो इंटेंसिटी बाकी पैरामीटर अगर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी पैरामीटर अगर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस नॉट स्क्वायर। अगर बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा पी नॉट स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का नेचर कुछ भी हो सकता है ना।
शायद सिंपल ट्रांसफर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, चेंज इन प्रेशर हो, सब में डेल्टा पी नॉट स्क्वायर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होती है ना। थर्ड इक्वेशन आता है, थर्ड इक्वेशन में अगर डेल्टा पी नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो वही सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, है ना। सारे इक्वेशन सेम ही है इसमें। सर वो एकदम से वो सारे फॉर्मूले हो गए, एक बार आप ऐसे समरी टाइप का दे देंगे सारे फॉर्मूले की। हाँ वो 3 ही 4 फॉर्मूले होते हैं, बता दूंगा। हाँ सर, तो आप जैसे मतलब लिखते हैं वैसे वो लिख दीजिए कौन कौन। मैं लिखूंगा अभी आपको बाद में, पहले इसको पढ़ लेते हैं ना, और भी चीजें हैं इसमें भी। आई विल गिव द समरी। सर वो ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर क्या लिखा है बाद में? पर सेकंड, ओके। पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन in terms of intensity है ना, कि भाई ह्यूमन की हियरिंग रेंज क्या होगी इसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जो ह्यूमन की हियरिंग रेंज है वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है ना, कि 20 हर्ट्ज से कहां तक सुन सकता है वो, 20 किलो हर्ट्ज तक, है ना। तो एक अलग चीज है कि भाई 20 हर्ट्ज से कम साउंड होगा तो ह्यूमन को सुनाई नहीं देगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी के टर्म्स में हम सुनते हैं, भाई इंटेंसिटी मतलब पावर ऑफ द लाउडनेस से मतलब हो गया इसका, कि भाई कितना लाउड जो होगा वो ह्यूमन बीइंग के लिए परमिसिबल हो, या कितना फीबल साउंड होगा जिसको भी ह्यूमन बीइंग नहीं सुन पाए। तो यहाँ पे एक जस्ट स्केल बना लेते हैं हम, है ना, इंटेंसिटी के टर्म्स में कितना हो जाएगा, स्केल बनाओ। तो सबसे लोएस्ट जो साउंड जो ह्यूमन बीइंग सुन सकता है वो आपका है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कि अगर इतनी इंटेंसिटी का साउंड है तो आदमी सुन सकता है इसको, इससे अगर कम होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा। इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। सर हाँ बताओ बेटा। सर हियरिंग रेंज हर्ट्स में नहीं होगा? नहीं वो नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक के टर्म्स में आ गया। यहाँ पे हम इंटेंसिटी जानबूझ के देख रहे हैं, भाई लाउडनेस को तो फ्रिक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है ना, फ्रिक्वेंसी एक अलग टर्म होता है, लाउडनेस तो इंटेंसिटी से डिसाइड होगी। ये डेसिबल से क्या? हाँ डेसिबल है क्या सर? वॉट हाँ वो डेसिबल भी आएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये चीज है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब हो गया कि इससे कम इंटेंसिटी का साउंड आदमी को सुनाई नहीं देगा, बहुत फीबल साउंड है, बहुत लाइट साउंड है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साउंड की लाउडनेस बढ़ती जाएगी, तो बीच में कोई दूसरी इंटेंसिटी भी आ सकती है, कोई भी ले लो आप इसमें,
है ना। लेकिन जैसे जैसे लाउडनेस बढ़ेगा एक मैक्सिमम इंटेंसिटी भी आ जाएगी, और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। ये क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। मतलब इससे ज्यादा अगर साउंड है तो उसको वो फिर सुनना पेनफुल होगा। मे भी हो सकता है आपकी ईयर ड्रम कोलैप्स भी कर सकती है ना, कि ईयर ड्रम, ये तो बेसिकली इससे कोलैप्स वगैरह नहीं होगा, इससे कम साउंड है तो सुनाई नहीं देगा, इससे ज्यादा है तो भी सुनाई नहीं देगा, बाकी चीजें सुनाई देंगी आपको। लेकिन इसमें क्या है ना, इससे ज्यादा अगर होंगे साउंड तो बहुत लाउड हो जाएगा, तो वो आपकी जो है वो पेनफुल होगा। मतलब ह्यूमन की हियरिंग रेंज जो होती है ना 10⁻⁻12 से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक होती है। तो हियरिंग रेंज का मतलब हो गया 10⁻12 है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना। 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ये आपका 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक, ये इसकी हियरिंग रेंज होगी, है ना। लेकिन ये स्केल तो बहुत बड़ा है ना, अब देखो कितना बड़ा स्केल है, -12 से 1 तक, -11 भी आएगा, -10 भी आएगा, -9 भी आएगा, -8 भी आएगा, बहुत सारे हैं इसमें तो, है ना, कि इसमें बहुत सारे आपकी इंटेंसिटी आपकी आ रही है, बीच में बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो बेसिकली इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये आपका थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग हो गया, फिर बीच में आ गया ये आपका थ्रेशोल्ड ऑफ पेन हो गया। इसके बीच में अलग अलग लेवल के क्या होंगे, बेसिकली आपके साउंड होंगे, है ना। ये अलग अलग लेवल के इसमें क्या होंगे, बेसिकली आपके साउंड होंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं कि स्केल बहुत ज्यादा है जो है ना, तो स्केल डाउन करने के लिए हम इसको लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग लेते हैं तो एक पैरामीटर जो आता है उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, उसकी यूनिट डेसिबल होती है। ये डेसिबल नहीं है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना। तो डेसिबल का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ अभी क्या होता है, पहले आप इसको लिख लो। जैसे कोई स्केल डाउन करते हैं तो किसी भी चीज को स्केल डाउन करने के लिए ना हम लॉग ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है लॉग में जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो उसके लिए हम लॉग ले लेते हैं। सर वो ओमेगा पर मीटर स्क्वायर यूनिट लिखा है ना आपने? वॉट डब्ल्यू है वो, ओमेगा नहीं, अच्छा। डब्ल्यू स्टैंड फॉर और वो 10⁻12 टू 1 लिखा है ना वो आपने? वॉट ही बेटा, ये नहीं सर, वो नंबर क्या लिखा है आपने? 10⁻12 है, 10⁻6 है, एंड ये 1 है, ओके सर। ये 1 है ना। ये क्या है, बेसिकली आपका 1 है, -12 -6 -1, बाद बीच में और भी होंगे, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने जस्ट 3 ले लिए, है ना। ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे ना, इंटेंसिटी, इसके स्केल डाउन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, है ना, कि जो स्केल डाउन करते हैं इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, इंटेंसिटी लेवल। सर लास्ट पेज एक बार। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, डन सर। ओके, है ना। तो इसमें हम आ जाते हैं, बेसिकली आपका जो नेक्स्ट चीज है, हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल, है ना, या इसी को हम बोलते हैं लाउडनेस, है ना। तो इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, इसी को लॉग में ले लेते हैं। तो जो इंटेंसिटी लेवल है ना, इसको बीटा से आप शो करते हो, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 लॉग, लॉग मतलब इसका बेस 10 है, log 10 I/I0, ये आपका होता है ना। तो जो इसमें I0 है ना, इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी बोलते हैं। I0 क्या होती है, बेसिकली आपकी रेफरेंस इंटेंसिटी, क्योंकि कंपेयर तो करना है कि साउंड कितना लाउड है, तो किसके रिस्पेक्ट में कितना लाउड है वो शो करने के लिए आप एक रेफरेंस इंटेंसिटी ले लेते हो, और वो रेफरेंस इंटेंसिटी जो हम लेते हैं ना वो सबसे कम ले लेते हैं, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो I0 तो रेफरेंस इंटेंसिटी है भाई, कहीं भी जीरो लेना पड़ेगा ना,
कि इसके रेस्पेक्ट में कितना लाउड है, तो 10⁻12 को हम रेफरेंस ले लेते हैं। और आई वो इंटेंसिटी है जिसका लेवल फाइंड आउट करना है, कोई भी इंटेंसिटी हो सकती है, इंटेंसिटी whose label has to be find out, है ना, कि आई वो इंटेंसिटी है जिसका कि आपको लेवल निकालना है, कोई बात नहीं, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये कितना लाउड है ना, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके। बहुत सारे फॉर्मूले मैं एक साथ सबको समराइज करूंगा बाद में, है ना, बाद में इसकी लिस्ट बना दूंगा मैं एक बार, लेकिन फिलहाल तो आप ये फॉर्मूला पढ़ लो। तो बीटा इक्वल टू जो हो जाएगा 10 log I by I0 हो गया। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, यूनिट इज डेसिबल, है ना, कि जो इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी की यूनिट तो वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, इंटेंसिटी लेवल को ही हम लाउडनेस बोलते हैं, इसकी यूनिट डेसिबल होती है। इन शॉर्ट इसको हम dB लिख लेते हैं, डेसिबल, है ना। कितने डेसिबल का साउंड आपने कई बार सुना होगा ना, भाई नॉइज बहुत बढ़ गया, इतने डेसिबल है ना, कि यहाँ पे इतने डेसिबल का साउंड है, तो डेसिबल इसी से निकालते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी इंटेंसिटी का मुझे डेसिबल में निकालना है, तो सपोज मैंने चूज कर लिया कि सबसे पहले मैं आई की वैल्यू अगर 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर ही है, तो इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, तो ऊपर नीचे दोनों 10⁻12 है, तो कैंसिल होकर log 1 आ जाएगा ना, log 1 तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस आपने इसी को तो लिया है, तो जब भी हम रेफरेंस लेंगे तो उसको तो 0 ले लेंगे। तो 10⁻12 जो इंटेंसिटी है, इसका इंटेंसिटी लेवल 0 डेसिबल, 0 डेसिबल। ऐसे मैंने सेकंड इंटेंसिटी ले लिया कि आई की वैल्यू अगर 10⁻6 है, तो इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा, यहां से आपका आ जाएगा बीटा इक्वल टू 10 log आई की जगह पे 10⁻6 आ जाएगा और ये 10⁻12 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 log 10⁻6, ये पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 60 डेसिबल हो जाएगा, है ना, कि बीटा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी 60 डेसिबल, है ना। तो मतलब अगर 10⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो उसका इंटेंसिटी लेवल 60 डेसिबल हो जाएगा। ऐसे मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट लेता हूँ, थर्ड, कि अगर मैं निकालना चाहता हूँ जो हाईएस्ट इंटेंसिटी ह्यूमन सुन सकता है, उसका लेवल क्या होगा, मीन्स 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं। यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 log आई की जगह पे 1 आ गया और ये 10⁻12 आ गया, ये आपका 10 log 10⁻12 हो गया, log की प्रॉपर्टी से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 120 आ जाएगा, 120 log 10, है ना, ये 120 क्या हो जाएगा, इसलिए आपका log 10, और बेस 10 है तो ये आपका 120 डेसिबल हो जाएगा, है ना। तो आप देखो अब आपका सिंपल आ गया कि ह्यूमन की रेंज 0 से 120 डेसिबल होगी, तो स्केल डाउन हो गया ना, कहाँ, -12 से 1, -12 से लेके 1 तक का, अब ये हमने डिफाइन कर दिया 0 से लेके 120 तक, तो मतलब जस्ट इसका स्केल बनाएंगे तो इसका स्केल बहुत छोटा होगा, है ना, कि इसका स्केल जब आप फॉर्म करोगे तो ये स्केल तो बहुत छोटा हो गया ना, है ना, कि भाई सबसे जो फेंट साउंड है जो आदमी सुन सकता है, उसको आपने 0 डेसिबल ले लिया, ये आपका 0 डेसिबल आ गया, बीच में बहुत सारे डेसिबल्स होंगे, तो जो 10⁻6 था वो आपका 60 डेसिबल आ गया, और मैक्सिमम साउंड जो ह्यूमन बीइंग सुन सकता है वो 120 डेसिबल होगा। इसके बियॉन्ड अगर साउंड नॉइज आ रहा है, कोई साउंड है, तो उसको सुनना पेनफुल होगा, तो 0 से 120 डेसिबल आ गया, तो ये जो स्केल आ गई वो डेसिबल स्केल आ गई, है। तो कभी भी लॉग का पर्पज ही स्केल डाउन करना, लॉग का पर्पज होता है चीजों को स्केल डाउन करना, नहीं log 10 0 नहीं होता बेटा, log 10 1 होता है, log 10 का मतलब होता है log 10 बेस 10, तो 1 हो जाएगा ना, इस log का बेस 10 है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, कि यहाँ पे log 10 जो होगा इसका 1 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का मतलब 10 की पावर 0 हो जाएगी ना, ये 0 इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे 10 की पावर जैसे 1 है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ,
10 10 की पावर 0। अब पावर बार मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो log 1 0 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, 10/10 है। तो ये आपका गया 0 से 20 डेसिमल। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे। तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2-3 फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको मैं। तो ये चीज साउंड वेव में आता है, साउंड वेव की बेसिक्स में इसको आपको जानना है। साउंड वेव और भी बहुत सारी चीजें इसमें है, फिलहाल जस्ट अपने बेसिक्स ले लेंगे। सर एकदम स्टार्टिंग में इंटेंसिटी लेवल के साइड सामने ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? इंटेंसिटी लेवल के सामने लिखा है लाउडनेस। लाउड ओके साउंड मींस इंटेंसिटी लेवल, कितना लाउड साउंड है ना, बोलते हैं बहुत लाउड हाँ मींस वो इंटेंसिटी लेवल होता है ना। ओके इंटेंसिटी लेवल या लाउडनेस को मेजर करने के लिए ये पैरामीटर है, इससे निकालते हैं कितने डेसिबल का साउंड है, उसकी यूनिट डेसिबल होती है। ये थोड़ा सा जानते हैं, बाद में वेव के पूरे फॉर्मूले की एक लिस्ट बता दूंगा, फिलहाल तो आप फॉर्मूले एक्यूमुलेट करते चलो। वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं, मेन तो इसमें चैप्टर में यही फायदा है। ये आपका है ना। तो फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो ज्यादा फॉर्मूले आपको जो मैंने सर्किल किए हैं वही फॉर्मूले हैं बस, और तो कोई फॉर्मूला है नहीं। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, है ना। जो भी मैंने इस तरह से हाईलाइट किया है वही फॉर्मूला है बस। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, बाकी सारी चीजें तो डिस्कशन की है। एंड फोर्थ फॉर्मूला मैंने यहाँ बना दिया इस तरह से। ये वाले भी फॉर्मूले को जानना है ना, इसमें स्पेशली ये दोनों फॉर्मूले, है ना, ये वाली चीज, है ना। और एक आपका इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला आ गया लास्ट, ये बीटा इक्वल टू 10 log i पाई आई ना, है ना। ये साउंड वेव में 4 फॉर्मूले, इसको क्या हम ध्यान देते हैं। Right? ठीक है, ये आपका गया। तो आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। हाँ, सबसे पहले एकदम बेसिक्स पे कर लो न्यूमेरिकल आप। यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला। हाँ मतलब साउंड वेव नहीं, अभी साउंड तो और भी जगह यूज होगा। ये तो मतलब बेसिक साउंड वेव की कंप्लीट हो गई, बाकी तो सुपरपोजिशन आ जाएगा, डॉप्लर इफेक्ट सब साउंड में ही आता है ना। तो ये बेसिक जो एक्सक्लूसिव साउंड वेव है वो ये, बाकी चीजें कॉमन होंगी किसी भी वेव में। अभी चैप्टर में बहुत बचा हुआ है, कहाँ कंप्लीट हुआ।
एम्पलीट्यूड ऑफ द एरेशन का मतलब आपको एस नॉट निकालना है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द एस नॉट। एस नॉट ही तो एम्पलीट्यूड होता है, एस नॉट की वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा शुरू में, ऐसे क्वेश्चन में करवाता हूँ ना, नहीं तो हमेशा आपको ऑप्शन देखने की आदत पड़ जाती है, एक दो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन भी होने चाहिए। ट्राई कर लो, थोड़ा सा आंसर क्या आ रहा है बताओ। फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, इसमें है क्या? नहीं ये तो नहीं है बेटा आंसर, काफी कम आएगा लेकिन वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सर इसमें वैल्यू क्या होगी? हाँ बोलो। सर पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं ना? हाँ ले लो ले लो। सर आपको आंसर भेजा सर, एक बार देख लीजिए। हाँ देख लिया, वो थोड़ा सा वही गलत कर रहे हो आपको, थोड़ा सा 18 के टर्म्स में जो आंसर ला रहे हो ना वो सही नहीं, किसी का भी सही नहीं है। सर के की वैल्यू क्या होगी इसमें? के की वैल्यू लैम्डा से आ जाएगी, 2 पाई बाय लैम्डा ही तो होता है। तो 18 वाला टर्म्स वाले थोड़ा सा एक मिस्टेक करते हैं भाई, मोस्टली केस में ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स का, 18 इंटू 10⁻10 मीटर, ये आंसर आ जाता है ना। और 18 इंटू 10⁻10 मीटर का मतलब हो जाएगा 18 आर्मस्ट्रांग भी लिख सकते हैं इसे। भाई तो वाइब्रेशन बहुत कम होते हैं साउंड वेव के, है ना, वाइब्रेशंस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो ये 18 में क्या गलती होती है एक्चुअली में, इसका जो आंसर है ना ये नहीं है, आंसर इसका हाफ है, आंसर है 9 इंटू 10⁻10 मीटर, या इसको हम लिख देंगे 9 आर्मस्ट्रांग। ये हाफ क्यों आ रहा है आपका आंसर, जो आ रहा है 18 सॉरी, है ना, उस 18 से हाफ आंसर आ जाता है। तो हाफ आंसर इसलिए आता है क्योंकि इस चीज को थोड़ा इंटरप्रेट करना है आपको, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। तो किसी पॉइंट पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो होता है पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट, ये होता है ना, है ना। और जो मिनिमम प्रेशर होता है रेयरफेक्शन में वो आपका होता है पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। तो दोनों का डिफरेंस इसने दिया हुआ है, तो पी मैक्स में से जब पी मिनिमम हम माइनस करेंगे तो ये 2 डेल्टा पी नॉट आ जाएगा। आपने एक्चुअली इसको ना डेल्टा पी नॉट लेके ही कैलकुलेशन कर लिया, वो गलत है, मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस 2 डेल्टा पी नॉट हो जाएगा, आप सही है।
भाई 2 डेल्टा पी नॉट की वैल्यू जो हो जाएगी ये आपको दी हुई है 4 इंटू 10⁻³ है ना। और डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था, ये होता है बीटा के इंटू एस नॉट 4 इंटू 10⁻³। अब इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो। अब ध्यान रखना ये चीज समझना आपने, ये तो ऑप्शन में क्या होगा ना 18 भी होगा 9 भी होगा, 18 गलत हो जाएगा, ये आप पाएंगे। अब इसमें बल्क मॉडल्स दिए हुए आपको, बल्क मॉडल्स इज द 1.4 इंटू 10⁵ है। के की वैल्यू 40 से निकाल लेंगे हम, है ना। के की वैल्यू हम किससे निकाल लेंगे, इस 40 से, क्योंकि ये लैम्डा दिया हुआ है, तो के जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 0.4 आ जाएगा। 0.4 का मतलब ये 5 पाई आ जाएगा, है ना। एस नॉट तो मुझे निकालना ही है, 4 इंटू 10⁻³ है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। यहां से कैलकुलेट करने के बाद एस नॉट की वैल्यू 9 ऑर्मस्ट्रांग आ जाएगी। जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं बहुत कम एम्पलीट्यूड से करते हैं, आपको दिखता है क्या, जब आप साउंड क्रिएट कर रहे हो तो कोई चीज ऑसिलेट कर रही है तो उतना कम एम्पलीट्यूड होता है, उसको रिजॉल्व भी नहीं कर सकती इतने कम ऑसिलेशंस को, लेकिन करते हैं पार्टिकल ऑसिलेट, है ना। ये आपका आ जाएगा आंसर। एस नॉट इज द 9 ऑर्मस्ट्रांग आ जाएगा। तो वही मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, तो पी मैक्सिमम इतना होता है, पी मिनिमम तो इतना होता है, और पी नॉट की वैल्यू बीटा के एक्स नॉट होती है, डेल्टा पी नॉट, तो उससे एस नॉट की वैल्यू आ गई, है ना। तो पहले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्मूला। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो आसान क्वेश्चन है, तुरंत इसका आंसर दे दोगे। सर 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ मेरे को बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं तो कई बार क्या होता है साउंड वेव के एम्पलीट्यूड कई लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, आंसर आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ी पार्टिकल ऑसिलेट करेगा यार, 1 सेंटीमीटर से करता तो दिखता आपको। ठीक है, ये आपका गैस है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेलोसिटी वो आप कर लोगे फटाक से। आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। Your answer is correct.
इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर दो सब लोग। हाँ पिनल सही है आपका आंसर, दिवेश सही है आंसर। हाँ तलहा सही है। सही है, सही आंसर बता रहे हो आप इसमें, है ना, आपके आंसर सही है ना। नॉट मच टाइम लेफ्ट, तुम बताया था आपको मैं। भाई अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होता है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। तो दोनों गैस जो है ना डायटोमिक है, तो दोनों का गामा तो सेम ही रहेगा, तो गामा सेम है ना, टेम्परेचर भी सेम है, आर तो कांस्टेंट रहता ही है, तो मतलब वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/√m के। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वे दोनों डायटोमिक गैस हैं तो दिया नहीं भी होता तो भी सेम रहते हो, टेम्परेचर दोनों का सेम बोले हुआ है इसने, तो 1/√m आ गया, मतलब वेलोसिटी v1 बाई वेलोसिटी v2 जो हो जाएगी √m2/m1 हो गई। तो m2 इज द हाइड्रोजन, है ना, m2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है ना मॉलिक्यूल है ये, तो मतलब इसका मोलर मास 2 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास 32 हो जाएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा एक्चुअली आपका 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/16 आ गया ना, मीन्स 1/4 आ गया, तो मतलब V2 की वैल्यू जो होगी वो 4 टाइम्स ऑफ V1 होगी। तो V1 आपको दिए हुआ है 450, यहाँ से आपका 1800 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, है ना, 1800 मीटर जो होगा वो सही होगा। 1880 नहीं बेटा, 1800 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो 1800 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम इस तरह से कर सकते हैं सिंपली आपको। ठीक है ना, ये हमने कर लिया इस तरह से। हाँ वो मिस्टेक होगा प्रेसिंग, सही बात है, 1800 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सही है बात आपका। चलो तो, है ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफी है ना। तो आज हमने पढ़ लिया साउंड वेव के बारे में। अब आप मॉड्यूल काफी सॉल्व कर सकते हो, तो आई विल शेयर इन द ग्रुप कि मॉड्यूल में कौन सा PYQs आपको करना है। तो PYQs क्या है ना, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, तो उसको करना आसान होता है, बाद में हम लेवल 1 लेवल 2 कर लेंगे एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. हाँ कई बार सिंगल एटम भी ले लेते हैं, वही बात है, सिंगल एटम ले लोगे तो 1 ले लोगे आप, तो फिर अलग से आंसर आ जाएगा ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है।